आर्मी ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं ताइवान ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। ताइपे में तोप तैनात की गई है। इस बीच जिनपिंग ने देश को न्यू ईयर पर संबोधित करते हुए ताइवान को बड़ी चेतावनी दी है। जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। ताइवान को चीन के साथ मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। चीन ने बुधवार को मिलिट्री ड्रिल पूरा होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह भी कहा सेना हाई अलर्ट पर रहेगी और अपनी युद्ध की तैयारियों को बढ़ाती रहेगी। युद्ध अभ्यास के बाद चीन की यह खुली चेतावनी एक बड़ा संदेश है। वहीं ताइवान भी युद्ध मोड में है। चीन के मिलिट्री ड्रिल से बेखौफ ताइवान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि सेफ्टी के लिए वो कुछ भी करेंगे, यानी चीन से युद्ध भी अगर करना पड़े तो उन्हें युद्ध करना होगा। देखिए, इज्जत का भी तो सवाल होता है। क्या जंग नहीं लड़ेंगे? अड़े हुए हैं, उधर चीन भी अड़ा हुआ है। क्या होगा, हम करेंगे चर्चा। पहले आप ये बयान सुने। ताइवान को लेकर जो संदेश है, अभी जो हमारे दर्शक नहीं सुन पाए, समीर जी यहाँ जो टिप्पणी कर रहे थे विजय जी, कि चटनी की तरह चाट जाएगा चीन ताइवान को। यूक्रेन से तो कम से कम सबक ले लेना चाहिए कि यूक्रेन के साथ हुआ। अभी हम लोगों ने चर्चा, समर्पण कर दे चीन के सामने। नहीं, समर्पण नहीं, युद्ध लड़ना है तो पहले अपनी ताकत को और सब चीजों को देख ले, और अमेरिका का भी भरोसा देख ले कि कितना वो उनका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि ट्रंप साहब को देखा नहीं, वो जेलेंस्की साहब को कह रहे थे भाई तुम इनको कर दो जो भी करना है, क्योंकि तुम जीत तो सकते नहीं युद्ध। तो ट्रंप साहब तो किसी दिन ताइवान को भी कह देंगे मैं था, लेकिन अब तुम देखो इसको कैसे करना है, क्योंकि चीन से तो तुम जीत नहीं जा सकते। समर्पण नहीं करना होता युद्ध का मतलब, युद्ध की स्थितियां बनने का मतलब कोई समर्पण नहीं होता ना। लेकिन वो कह रहे हैं ना, ये तो खुली बात कह रहे हैं कि ये तो विलय होकर रहेगा। हाँ, युद्ध में तो ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे ही पुतिन साहब कह रहे हैं 3.5 साल से, तो हो गया क्या? उसको डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे किया जा सकता है? अमेरिका के प्रेशर से और दुनिया के जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो कैसे ताइवान यूज कर सकते हैं, क्योंकि भारत भी ताइवान के साथ खड़ा हुआ है मोटे तौर पर ना। तो क्या वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर को चाइना को युद्ध करने से रोकने में कामयाब हो सकता है? इस पर कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि ताइवान चीन से युद्ध करके कुछ हासिल कर लेगा, ये संभावना फिलहाल नहीं दिखती। हालांकि युद्ध तो कभी भी कहीं पर जा सकता है, युद्ध और चुनाव कैसी भी तरफ मुड़ सकते हैं, लेकिन अभी उनको एक डिप्लोमेटिक प्रेशर को, डिप्लोमेटिक जो पूरी डिप्लोमेसी है दुनिया भर की, उसको यूज करना चाहिए कि चाइना युद्ध के लिए आगे ना बढ़े। इसके अलावा ताइवान के पास कोई रास्ता नहीं है। और यदि वो जेलेंस्की साहब की तरह उसी के कारण तो अभी ताइवान बचा हुआ, जो दुनिया की डिप्लोमेसी तो वही कह रहा हूं है, उसी कारण तो अभी तक ताइवान बचा हुआ है। अब चीन ने तय कर लिया है कि भैया मुझे दुनिया की डिप्लोमेसी को सुनना नहीं है। चीन पर प्रेशर बनाने की ताकत कौन से और देश में? नहीं, मुझे लगा अमेरिका की वो सबसे ज्यादा अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान ने बना के रखा है, खुल के कहा है जापान ने कि जो महिला प्रधानमंत्री ने कि भैया हमारी सेना भेजेंगे। लेकिन रूस ने भी कहा है कि अगर कोई ताइवान को चीन से लेने से रुकता है तो हम चीन का साथ देंगे। मतलब ये है कि अगर अमेरिका, जहां अब चाइना और रशिया साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर उनसे पंगा लेने की कौन हिम्मत पावर से नहीं चलेगा ना, ये डिप्लोमेटिक पावर से चलेगा। स्ट्रेटेजिक पावर से तो युद्ध ही होते हैं, कुछ भी हो, फिर तो वो कमजोर से कमजोर देश भी आपने कहा कि समर्पण थोड़ी करेगा। हाँ, तो ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी फिर क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि रसिया और यूक्रेन का एक उदाहरण हमारे सामने है, और रसिया ने यूक्रेन पर युद्ध थोप करके एक ढंग से वेस्टर्न पावर की हेजेमोनी को चुनौती दी, और चुनौती देने के बाद साथ साथ ये भी मापा कि उनकी हैसियत और उनकी ताकत क्या है, क्षमता क्या है, वो कहां तक आ सकते हैं। नाटो को हम देख रहे हैं कि आ नहीं रहा है, यूरोपियन यूनियन के देश आ नहीं रहे हैं, वो आर्म सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से नहीं आ रहा है। आज जो है वो चीन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी ताकत है। मुझे लगता है कि ये एग्रेशन जो है आपका ताइवान के प्रति, वो इस कारण है कि रसिया यूक्रेन में सक्सेसफुल है जी। जब रसिया यूक्रेन में सक्सेसफुल है तो चाइना को लग रहा है कि अब वो ताइवान के लिए मौका आ गया है, और मुझे लगता है कि ये वही मौका होगा जब भारत को पीओके के अंदर भी सर्जरी करने का मौका मिलेगा। जब ताइवान की तरफ चाइना बढ़ेगा तो आप देखिएगा भारत भी पीओके की तरफ, क्योंकि तब दुनिया की जितनी ताकतें होंगी कहीं ना कहीं उलझी हुई रहेंगी। तो ये एक परिदृश्य आप सोच करके देखिए कि क्या ताइवान से ज्यादा इंटरेस्ट ये आ गया जो आपने कहा कि नहीं, मैं तो एक अंदाजा, मैं एक मोटा मोटी आकलन कर रहा हूं कि इससे बेहतर तो कोई मौका हो नहीं सकता है। उनका कहने का मतलब वो आपको लेजिटिमेसी दे रहा है। मतलब भाई इससे बेहतर तो कोई मौका भी नहीं होगा ना, जब दुनिया की बड़ी ताकतें उलझी रहेंगी। चाइना जब ताइवान में उलझा रहेगा
तो बांग्लादेश में ऑपरेशन करने के लिए और या पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करने के लिए इंडिया के लिए सबसे अच्छा मौका रहेगा। पाकिस्तान, जब अमेरिका उलझा रहेगा ताइवान को सपोर्ट करने के लिए, चाइना उलझा रहेगा, रसिया उलझा रहेगा, तो आपके सामने तो जैसे ये है ना कि सामने एक मुर्गा दिखाई दे रहा है, हरी घास दिखाई दे रहा है। आप बांग्लादेश में ऑपरेशन करें या पाकिस्तान में ऑपरेशन करें, तो ये एक दूर की संभावनाएं हैं। आप इसका एक अंदाजा लगाइए, जैसे हम शतरंज पे बैठते हैं ना, तो हम गोटियां फिट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन यदि ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। यूक्रेन को एक और समझना चाहिए, जैसे एक पक्ष उन्होंने रखा कि रूस ने बताया कि वेस्टर्न पावर को और वेस्ट को किस तरह से उन्होंने दरकिनार किया उस ताकत को, लेकिन इसका उलट पक्ष भी यह है कि रूस को भी समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है यूक्रेन जैसे देश को भी लड़ाई 3.5 साल युद्ध लड़ने का मतलब ये नहीं है कि कमजोर है वो, उसने बताया बल्कि वेस्टर्न पूरा के पूरी ताकत कितनी बड़ी है कि छोटे से छोटे देश के साथ भी युद्ध करने के लिए आपको सब कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। रूस के लिए ज्यादा इज्जत की बात है कि वो इस युद्ध से कैसे निकले, सारी बात हो रही है। तो ये केवल दोनों पक्ष हैं इसके, इसीलिए ताइवान के लिए भी चाइना ऐसा समझ रहे हैं, हम यहाँ बैठ के ऐसा समझते हैं कि चाइना उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। यदि आपको 3 साल पहले का याद हो तो सबको लग रहा था कि रूस ने जिस दिन हमला किया 12 घंटे में तो 15 दिन के अंदर काम निपट जाएगा, लेकिन आज 4 साल हो गए लगातार ये जंग लड़ते हुए। भाई वो ट्रम्प साहब वेनेजुएला पे तो कर नहीं पा रहे हैं वो रोज धमकी दे रहे हैं उनको। सर उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए ना, वो पीस के लिए चेष्टा कर रहे हैं। के लिए आपको सारी, जैसे चुनाव में भी हम देखते हैं ना कि चुनाव लड़ रहे होते हैं तो लगता है कि ये पार्टी सबसे बड़ी ताकत के साथ आएगी, लेकिन वो सारी चीजों को नापने लगती है, मापने लगती है, उस सारी एक्सरसाइज को देखती है, और उसमें हम देखते हैं कि छोटे से छोटे लोग भी बड़े से बड़े दिग्गजों को हरा देते हैं। इंदिरा गांधी को हराते हैं ना राजनारायण, बिल्कुल राहुल गांधी को हराती हैं स्मृति ईरानी, लेकिन स्मृति ईरानी को वो हराते हैं किशोरी लाल। तो इसलिए ये देखिए, समझना अब एक चीज तो बहुत तय है कि रसिया के लिए अब एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि चाइना के साथ खड़े होना। जिस प्रकार से रसिया के साथ चाइना खड़ा हुआ, तेल लेता रहा उनसे, और उस समय यदि चाइना वाकई यदि ताइवान पर करता है तो रसिया आकर के खड़ी हुई, तो वो तो एक फंसा हुआ है, वो कहाँ उनको नहीं, अपना घर में तो पहले ठीक करे। मैंने कहा कि ये मान लेते हैं कि एक संभावना यह बनती है कि वो जी सर, वो युद्ध रुक जाता है, तब रसिया भी साथ खड़ा हो जाएगा। और वैसी स्थिति में जो विश्व युद्ध का आप परिदृश्य देख रहे हैं, वो तो चाहेगा कि जो थिएटर है, वॉर थिएटर है, वो यूरोप से शिफ्ट करके एशिया की तरफ आए। यूरोपियन तो सारे वही चाहेंगे।